हाँ तो बेटा ये रोड है, अपन ने कल बात करी थी हीट ट्रांसफर में, अपन कंडक्शन पढ़े थे, कंडक्शन देख लिया था, थियोरेटिकल था, कंडक्शन में न्यूमेरिकल देखने आज अपने को। कल अपन ने फॉर्मूला दे दिया dH/dt, रेट ऑफ हीट फ्लो, कल पढ़ा था ना रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन, है ना, ध्यान रखना रेट ऑफ हीट फ्लो ये कंडक्शन का है, रेट ऑफ हीट फ्लो अपन फिर से पढ़ेंगे कल रेडिएशन में, लेकिन अभी रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद है जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ज्यादा हीट जाएगी, क्योंकि हीट तो यहीं से निकलेगी, और dθ/dH टेंपरेचर ग्रेडियंट, और एक थर्मल कंडक्टिविटी दिया जाता है मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दो आइडेंटिकल रोड में भी हीट अलग अलग फ्लो हो सकती है, सेम टेंपरेचर डिफरेंस में भी आइडेंटिकल रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो अलग अलग हो सकता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे वुड इज द बेड कंडक्टर, वुड इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बेड कंडक्टर होता है, ये दोनों का बेड कंडक्टर है बेटा। तो वुड के अंदर जो रेट ऑफ हीट फ्लो स्लो होगा, और किसी मेटलिक, जैसे मैंने मान ली आयरन की रोड ले ली है ना, एक वुड की रोड ले ली, तो वुड की रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो स्लो होगा, पर आयरन की रोड में उसी आइडेंटिकल रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो फास्ट होगा। सेम कंडीशन में आयरन में रेट ऑफ हीट फ्लो फास्ट होगा वुड से, तो मैं बोल दूं क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ वुड, वुड की कंडक्टिविटी से आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, समझ गए? तो ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो वाली बात हो गई, ये बात हो गई। सर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल करा दो ना सर, ये लो करो न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ एक बात और समझ, न्यूमेरिकल करने से बेटा देखो ये रेट ऑफ हीट फ्लो जो मेंटेन हुई है, ये स्टेडी स्टेट है, क्या बोलते हैं इसको? एट स्टेडी स्टेट। ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है एट स्टेडी स्टेट। सर ये क्या होती है स्टेडी स्टेट? थोड़ा सा इसको समझते बेटा, इस पे कई बार क्वेश्चन बहुत तगड़े पूछे। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जीरो, मान लो ये पूरी रोड जीरो पे थी, मैंने बिल्कुल फ्रीज में से निकाली है, 0 डिग्री पर पूरी रोड दी है ना, और ये 10 मीटर लंबी रोड थी, न्यूमेरिकल डेटा देता हूं 10 मीटर लंबी रोड, एक 10 मीटर लंबी रोड है जिसका पूरी का टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने फ्रीज में से निकाली और यहाँ पे आग लगा दी। सर आग ही लगाओगे आप जिंदगी में? अरे बेटा यहाँ आग लगा दी, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर कर दिया, तो अचानक से एक एंड का टेंपरेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और यहाँ 1-1 मीटर दूरी पर मैं लेयर बना देता हूँ, गिनना मत बेटा 10 है ना, ये बना दी मैंने अंदाजे से, है ना, इसको 10 मत गिनना। तो ये 0, ये ए बोल रहा हूँ, ये पूरा 0, ये ए है, ए बी, ए सी, डी, ई, एफ, है ना, ऐसे 10 लेयर हर 1-1 मीटर दूरी पे, ये हर 1 मीटर दूरी पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। अब सुनना क्या होगा, पूरी का एरिया सेम है। अब देख पहले यहाँ 100 है और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड सब जगह है, मैं बोल दूं यहाँ हीट आएगी, क्यों? क्योंकि 100 और 0 का डिफरेंस बड़ा हाई डिफरेंस है, ये देखो 100 और 0 का डिफरेंस, तो यहाँ टेंपरेचर ग्रेडियंट जबरदस्त है, तो बोल दूं हीट बी लेयर के पास हीट आएगी, लेकिन बी लेयर से हीट सी की तरफ जाएगी नहीं, जाएगी 0। तो बोल दूं ए से बी की तरफ हीट आएगी तो बहुत, लेकिन जाएगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ टेंपरेचर डिफरेंस 0। तो आएगी जबरदस्त, जाएगी बिल्कुल भी नहीं, आएगी जबरदस्त, जाएगी बिल्कुल भी नहीं, तो आएगी जबरदस्त और जाएगी बिल्कुल भी नहीं, तो मैं बोलूं बी अपने पास हीट रखेगा, तो बी लेयर के पास हीट आई पर गई नहीं, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, तो बोलूं बी लेयर का टेंपरेचर बढ़ेगा, बी का टेंपरेचर बढ़ेगा, और जैसे बढ़ के मान लो 10 हो गया, तो मैं बोलूं अब आएगी 90 का डिफरेंस है, अब ए का टेंपरेचर 100, बी का टेंपरेचर 10, सी का 0, तो मैं बोलूं अब आएगी 90 का डिफरेंस है और जाएगी 10 के डिफरेंस है, तो मैं बोलूं जो आने की रेट है वो पहले से कम हो गई, पहले 100 जूल पर सेकंड आ रही थी तो अब 90 जूल पर सेकंड ही आएगी, और जाने की रेट जो पहले 0 थी वो 10 हो गई, तो आई 90 से गई 10 से, तो मैं बोल दूं ये 80 से नेट हीट आई है, तो बोल दूं टेंपरेचर और बढ़ेगा, तो बोल दूं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये तो और टेंपरेचर बढ़ेगा, सॉरी 10 डिग्री था तो बढ़ गया, मान लो हो गया 20, तो बोल दूं अब 80 के डिफरेंस आएगी 20 से जाएगी, ऐसे में बोल दूं आने की रेट घटती जाएगी, जाने की रेट बढ़ती जाएगी, एक समय होगा आना बराबर जाना, एक समय होगा देखो आने की रेट लगातार घटेगी, जाने की रेट लगातार बढ़ेगी, एक समय होगा आना बराबर जाना, आना बराबर जाना, ऐसे आगे भी आना बराबर जाना, आना बराबर जाना, आना बराबर जाना, पूरी रोड में जब हर जगह आना बराबर जाना हो जाए, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना, उसको बोलते हैं बेटा स्टेडी स्टेट। इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाती है, जितना आ रहा है उतना जाएगा, जितना आ रहा है। तो देखो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर होगा और सबका एरिया देखो यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट, तो जब भी स्टेडी स्टेट बोले इसको कांस्टेंट कर देना, जब भी जिंदगी में स्टेडी स्टेट बोले, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कांस्टेंट हो जाता है, रेट ऑफ हीट फ्लो बोले ये कांस्टेंट k dθ/dx, अब मैं बोलूं ये कांस्टेंट है ना, ये करना एट स्टेडी स्टेट, और देखो पूरी रोड एक जैसी तो k कांस्टेंट, पूरी रोड का एरिया सेम है तो a पूरी देखो पूरी रोड में एरिया सेम, k सेम, ये कांस्टेंट करना, तो बोलूं dθ/dx,
इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरी रोड की कांस्टेंट हो जाएगी। 100 डिग्री का ड्रॉप है 10 मीटर पे, ए यहां पे देख 100 का ड्रॉप है, 100 डिग्री का ड्रॉप है 10 मीटर पे, तो ये कितनी आ गई टेम्परेचर ग्रेडियंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। हर मीटर में 10 का ड्रॉप होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, तो ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा बेटा ये है 100, यहाँ होगा 90, यहाँ होगा 80, यहाँ होगा 70, यहाँ 60, 50 ऐसे चलेगा। तो मुझे इस पूरी रोड में 100, 90, 100, 90, 80, 70, 50, 40 ऐसे। तो मुझे टेम्परेचर अब देखो, अब देख 100, 90, 10 की रेट से हीट आई, 10 के डिफरेंस से हीट आई, 10 के डिफरेंस से गई, 10 के डिफरेंस से आई, 10 के डिफरेंस से गई, 10 के डिफरेंस से आई, 10 से गई, तो हर में 10 का डिफरेंस, 10 से आना 10 से जाना, 10 से आना 10 से जाना, तो बोलो पूरे में रेट ऑफ हीट लो, हर लेयर जितनी हीट ले रहा होगा उतनी दे रहा होगा, तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, हीट ट्रांसफर हो रही होगी। आपको यकीन नहीं होगा आइस में से भी हीट ट्रांसफर होती है और आइस मेल्ट ही नहीं हो रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जो फ्रीज लेक होती है ना, अभी अपन पढ़ेंगे है ना, फ्रोजन ऑफ लेक, इधर जैसे आपको कई देशों में याद है -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये बर्फ जम गई, तो ये बाहर का टेम्परेचर -20, अंदर का 0। अरे यार जहाँ पानी है वहाँ 0, लेयर पे 0 होगा, तो ये 0 से -20 की तरफ हीट जाएगी। ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये लोअर। अब आपको यकीन नहीं होगा और आइस मेल्ट नहीं होगी, तो हीट जा रही है और आइस मेल्ट नहीं हो रही है। पता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई लेयर हीट रखी नहीं है, ये देखो आना बराबर जाना हो गया, तो हीट ट्रांसफर होगी इस आइस में से, और हीट बाहर जा जाके सराउंडिंग में, समझ गए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगी और ये नीचे लेक फ्रीज होती जाएगी। समझ गए क्या? तो ये अपन आगे देखेंगे। मुद्दे की बात ये है कि आपको इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, समझ में आया क्या? स्टेडी स्टेट समझ में आया क्या? तो अब देखो मैं तुम्हारे को कुछ क्वेश्चन पूछना, जवाब देना, सुनना ध्यान से। एट स्टेडी स्टेट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर विल बी सेम, टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी सेम। रॉन्ग बच्चा, ये बोल देता नहीं, ये क्या सबके टेम्परेचर सेम है क्या? मैंने क्या बोला? टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी सेम। गलत, टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर सेम का है, ये देखो 90-80 चेंज है, वापस बोल रहा हूं। एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी कांस्टेंट। हां ये सही है, हर लेयर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, 90 तो 90 ही रहेगा, ना 80 होगा, ना 70 होगा, ना 95 होगा, 90 में फिक्स हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी कांस्टेंट। यस, सेम नहीं होगा, सबके सेम नहीं होंगे, पर हाँ जो होंगे वो रहेंगे। अच्छा, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो इन होल रोड वुड बी सेम। यस, चाहे एरिया कैसा भी कुछ भी हो, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी। सर अगर रोड ऐसी हो तो कोई बात नहीं, ये देखो ना, ये A1 एरिया, ये A2, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर रोड ऐसी भी होगी ना बेटा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट ही होगी स्टेडी स्टेट पे। सर ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता ना, अब देखो आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है, तो dH/dt बराबर, इस पे सोचो कंडक्शन में Ka d थीटा बाय dx, ये कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट कांस्टेंट करना, ये कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है तो टेंपरेचर ग्रेडियंट घटेगी, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो d थीटा बाय dx घटेगा। ये देखो, ये d थीटा बाय dx घटेगा, ये d थीटा बाय dx घटेगा। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे d थीटा बाय dx घटेगा, टेंपरेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ घटता जाएगा, तो आगे जाने पर d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा, d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा, d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे d थीटा बाय dx घटेगा, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ घटेगा। समझ गए? तो अपने आप टेंपरेचर डिफरेंस सेट होगा। अच्छा चलो सर, अब कुछ क्वेश्चन कराना सर, इजी है ना, ये तो आपने थ्योरी बता दी पूरी है ना, अब आप क्वेश्चन कराओ। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का सवाल क्लियर होगा। तो सर हमारे को ये टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली बात तो समझ में अभी तक सुनना हो। अब ये एरिया एक जैसा, पूरी रोड एक जैसी है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। अब बिल्कुल अपन सीक्वेंस से क्वेश्चन करते हैं। ये है 10 मीटर, है ना, ये के इसका एरिया, ए ले ले 0.1 मीटर स्क्वायर, के ले ले 2, है ना, यूनिट 2 यूनिट कर देना, मैं यूनिट में नहीं सोचता, ठीक है। पहला फर्स्ट रेट ऑफ हीट फ्लो, सेकेंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्ड टेम्परेचर ऑफ लेयर
टेम्परेचर ऑफ सरफेस एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम होटर एंड। तो होटर एंड से 4 मीटर दूरी पर लेयर का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, अब इससे क्लियर होगा। पहला बताओ टेम्परेचर, सेकंड पहले देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितनी होगी डी थीटा बाय dx, है ना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको पता पूरा एरिया सेम है, पूरी रोड का एरिया सेम है। तो एक स्टेडी स्टेट dh बाय dt बराबर k a d थीटा बाय dx लिखोगे, और स्टेडी स्टेट पे ये a सेम है, k सेम है, dA सेम है, तो ये कांस्टेंट होगी बराबर कांस्टेंट कितनी होगी बोलो। तो 100 माइनस 0, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री अपॉन 10 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो ये 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हर मीटर पे 10 का ड्रॉप होगा। तो ये 100, 90, 80 ऐसे। तो हम टेम्परेचर लगातार 10-10 घटेगा, हर मीटर पे 10 घटेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर घटेगा, समझ गए। अब आ जाओ, तो अब उसने पूछा है देखो dH बाय dt निकाल, पहले रेट ऑफ हीट फ्लो, बोलो कितना आ जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो। तो बोल दो k a d थीटा बाय dx, ये k कितना है बेटा 2, a कितना है बेटा 0.1, और mks में ये सब d थीटा बाय dx कितना 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, कितना आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड। इस रोड में 2 जूल पर सेकंड से हीट फ्लो होगी। कई बार वो यहाँ आइस लगा देता है, वो बोलता है यहाँ पे आइस का क्यों लगा दिया, आइस है ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा बताओ 40 सेकंड में, 40 सेकंड में यार ये जूल है ना, 40 क्या है 4 4 16 3 मिनट में या 5 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी, कितनी आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होगी। मान लो ये पूछ लिया, तो वो पूछेगा 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो वो 2 जूल पर सेकंड, तो 10 मिनट में, तो वो हीट इन 10 मिनट, हीट इन 10 मिनट कितनी आ जाएगी बोलो। तो ये आ जाएगी कितनी बेटा 2 जूल पर सेकंड इनटू 600 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो ये आ जाएगा 1200 जूल, 1200 जूल हीट इकट्ठी हो जाएगी। अब 1200 जूल में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो याद है 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम आइस मेल्ट, याद है LF पता है ना, आइस का LF 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम आइस मेल्ट होती है 80 कैलोरी हीट में। तो पहले इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, मैं 4 ले रहा हूं, 4.2 की जगह 4 ले रहा हूं, ये कैलोरी, ये कैलोरी, ये बेटा 4 ले रहा हूं, तो 300 कैलोरी, तो हमको तो 300 कैलोरी हीट हो गई बेटा। 1200 जूल को 300 कैलोरी लिख दिया, कैलकुलेशन में मत जा यार, सर 4.2 होता है मेरे को ही मालूम है, तो 4 का डिवाइड कर दे, तो 300 कैलोरी हीट, तो हमको तो 80 में 1 जूल, तो 80 कैलोरी में 1 ग्राम, तो ये x आ गया। अरे बेटा ये 300 कैलोरी बराबर x LF करना, ये क्वेश्चन में किया था ना, मैं याद है 5 ग्राम आया था, तो x LF, तो यहाँ से LF 80 लिखा, तो 80 कैलोरी का डिवाइड कर 300 कैलोरी बटा 80 कैलोरी, इतना ग्राम आइस मेल्ट होगी, ये x, तो ये कितना जाएगा बोलो, कैलोरी कट गया 15 बटा 4 7 बटा 2 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी 10 मिनट में। तो ये क्वेश्चन आगे कैलोरीमेट्री से कनेक्ट कर दिया, रेट ऑफ हीट लो, तो ये हीट ट्रांसफर प्लस कैलोरीमेट्री दोनों हो गए, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई और ये यहाँ जाके हो गई आइस मेल्ट हो गई। समझ में आ गई क्या मेरा लाल। तो इस टाइप से सारा एग्जाम्पल आपसे पता है, बोलो सर समझ में आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, होटल एंड से कितनी मीटर दूर, 4 मीटर दूर, तो वो तो होटल एंड से 4 मीटर दूर, तो यहाँ से देखो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, माइनस डी थीटा बाय dx टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू 4 मीटर, तो देखो 100 से घटते घटते कितना हो जाएगा। और याद है आया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 1 मीटर में 10 डिग्री घटता था 4 मीटर, मीटर से मीटर गया, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। अरे बोलो, तो 100 में से 40 गया तो बोलो कितना जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यार इसमें बच्चा 40 टिक करेगा, 40 तो कम होगा, 10 डिग्री पर मीटर पे कम होगा, तो 4 मीटर पे 40 कम होगा, तो 100 से 40 कम हो गया 60 हो जाएगा। समझ गए क्या। अच्छा अब इधर देख, डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एरिया ए, लेंथ एल। यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो dH बाई dt बेटा 12 जूल पर सेकेंड है। कितनी है? 12 जूल पर सेकेंड। तो बताओ ये K कंडक्टिविटी है। एसी रोड में 2 लगा दूँ, बोलो ये ए वही एल वही के 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी होगी dH बाई dt, बोलो। तो यहाँ 12 जूल पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 रोड लगा दी तो मैं बोल दूं क्या यहाँ से भी हीट जाएगी और यहाँ से भी हीट जाएगी तो 24 जूल पर सेकेंड हो जाएगी। अरे बोलो अब 2 सीरीज में लगा दूं तो पैरेलल में सीरीज में लगा दूं क्या होगा? तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, उससे पहले क्वेश्चन और देख। थोड़ा सा अंदाजा लगाना बेटा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और ये 10 मीटर लंबी रोड है। कितनी मीटर रोड है? 10 मीटर लंबा। हाँ अब आपको ये बताना बेटा हाँ ये x ये मिड पॉइंट 5 मीटर है ना, 5 मीटर। ये टेम्परेचर थीटा, थीटा कितना होगा? A 50 डिग्री सेंटीग्रेड, B ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड या C लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताना आपको। तो बेटा दिमाग लगाओ आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, और ये स्टेडी स्टेट क्या है? एट स्टेडी स्टेट। तो बोलो क्या होती है स्टेडी स्टेट बेटा? तो बोलो स्टेडी स्टेट में वही सो इसका जो टेंपरेचर हर लेयर में टेंपरेचर फिक्स हो गया होगा जोन है वो, और रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट होगी dH बाई dt बराबर कांस्टेंट। तो बोलो एट स्टेडी स्टेट dH बाई dt कांस्टेंट हो गया होगा, तो बोलो रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो गई होगी। अब अगर मैं dH बाई dt कांस्टेंट करता हूं K A d थीटा बाई dx, तो बोलो ये कांस्टेंट और ये इस बार K कांस्टेंट पूरा मटेरियल सेम है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है। अब बता एरिया बढ़ रहा है आगे जाने पर, as we are moving from left to right area is increasing, और अगर एरिया बढ़ रहा है तो बोलो d थीटा बाई dx घट रहा है। आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो d थीटा बाई dx घट रहा है, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो d थीटा बाई dx घट रहा है, और जैसे जैसे d थीटा बाई dx घट रहा है, और जैसे जैसे d थीटा बाई dx घट रहा है, क्या मैं बोल दूं फर्स्ट हाफ में d थीटा बाई dx फर्स्ट में ज्यादा होगा d थीटा बाई dx सेकंड हाफ से। फर्स्ट हाफ में टेंपरेचर ड्रॉप ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम था, तो जहां एरिया कम था वहां ड्रॉप ज्यादा होगा, जहां एरिया ज्यादा होगा कम होगा। तो बोल शुरू में ड्रॉप ज्यादा होगा, तो बोल यहाँ पे 50 डिग्री से ज्यादा ड्रॉप होगा और यहाँ 50 डिग्री से कम होगा, और यहाँ 50 डिग्री से ड्रॉप ज्यादा हो गया तो बोल इसका टेंपरेचर 50 डिग्री से कम आएगा। जैसे ही शुरू के हाफ में 50 से ज्यादा ड्रॉप हो गया तो बोल यहाँ पे टेंपरेचर 50 से कम आएगा। This temperature, this theta would be less than 50 degree. Theta would be less than 50 degree centigrade. तो ये जो थीटा होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, तो इस जो मिड लेयर का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा क्योंकि शुरू में ड्रॉप ज्यादा होगा। ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इधर एरिया तो सेम दे दिया है ना K, अच्छा और K बराबर दे दिया मैंने 2 + x, ये दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये दे दिया 0 डिग्री, x हो गया ये यहाँ से डिस्टेंस है ना x ही हो गई, ठीक है, और एरिया ये है। अब वो पूछेगा एट स्टेडी स्टेट वही थीटा और वही 5 मीटर, ये 5 मीटर दूर, ये x तो यहाँ तक है 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूरी पर वो, और ये 10 मीटर लंबी रोड है ना, क्या होगा वही लॉजिकल थीटा बराबर 50 से ज्यादा और 50 से कम, 50 से ज्यादा 50 से कम, 3 ऑप्शन है। तो मिड लेयर पे 50 से ज्यादा 50 से कम, तब आप देखो आगे जाने पर देखो वही dH बाई dt बराबर कांस्टेंट K d थीटा बाई dx। मैं बोल दूं K इस बार भी एरिया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट करना है। अब देखो जैसे जैसे आगे जाने पर x बढ़ने पर K बढ़ेगा और K बढ़ेगा तो d थीटा बाई dx कम होगा क्या? तो जैसे जैसे as we move from left to right K इंक्रीज हो रहा है तो बोल दो टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, तो K इंक्रीज हो रहा है तो टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, तो आगे जाने पर टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, यानी कि वो शुरू में d थीटा बाई dx ज्यादा होगा, ये फर्स्ट में ज्यादा होगा, d थीटा बाई dx सेकंड में कम होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा होगा और यहाँ ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ 50 से ज्यादा ड्रॉप होगा तो वो टेंपरेचर 50 से कम आएगा। अरे बोलो 50 से कम आएगा।
अरे समझ गए क्या? तो ऐसे सोचना है कि कहाँ जाने पर क्या हो रहा है, तो एरिया बढ़ना घटना, के का कम ज्यादा होना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एडजस्ट करती है। अगर एरिया बढ़ता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती है, के बढ़ता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती है, वो एडजस्ट करती है और करंट में हीट करंट को कांस्टेंट करती है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट भी बोलते हैं। अब देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इक्विवेलेंसी है ना। तो अब देखो जैसे करंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, और ये होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, डेल वी, और यहाँ फ्लो करता है करंट, है ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर क्या था, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है थीटा 1 थीटा 2, यहाँ यूं समझ लो V1 V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल वी बराबर V1 माइनस V2। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे होता है करंट, यहाँ होता है हीट करंट dH बाई dt, क्या होता है बेटा यहाँ पे, हीट करंट dH बाई dt, हीट करंट, ये हीट करंट, हीट करंट, हीट करंट। यहाँ होता है करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ होता है हीट करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ये। और यहाँ होता है रेजिस्टेंस R, और यहाँ होता है थर्मल रेजिस्टेंस R dH, और वो होता है L अपॉन K, L अपॉन K। यहाँ होता है रेजिस्टेंस, यहाँ होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो एक तरफ होता है रेजिस्टेंस, एक तरफ होता है थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई K, समझ गए क्या? तो ये L बाई K है, L बाई K, ठीक है। अब सुनना ध्यान से हो, L बाई K, तो मैं बोल दूं L बाई K है K, और इसको लॉजिकली समझते तो जैसे जैसे लेंथ बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी, सही बात है, रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगी। क्यों होगी रेट ऑफ हीट फ्लो कम? क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाएगी। तो वो तो लेंथ बड़ी होने पर एक तरीके से रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगा, मतलब करंट कम हो गया, यानी कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा अपोज की तरह बिहेव करेगा, सही बात है। कंडक्टिविटी अगर रोड की बढ़ाऊं तो जितनी अच्छी कंडक्टर होगी सेम टेम्परेचर ग्रेडियंट पर ज्यादा हीट फ्लो करेगी, इसका मतलब वो बढ़िया कंडक्टर बन गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, ये थर्मल रेजिस्टेंस घट गया। तो एज के इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एज एरिया इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये दोनों वो कारण है जिनके बढ़ने से रेट ऑफ हीट फ्लो कम होती जाती है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ती जाती है, थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो लोगों हम किसी भी रोड को L बाई K का रेजिस्टेंस मान सकते हैं, किसी भी रोड को L बाई K का रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सब समझ में आया? इधर देख, दो क्वेश्चन करते हैं, इधर सुनना हो। अब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, और तुम्हें करंट में पता है V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। ये देख, ये 1 ओम, ये 2 ओम, पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 ओम 2 ओम, मैं 30 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, ये 1 ओम 2 ओम 30 वोल्ट की, तो देखो करंट वरंट निकालने जरूरत नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो मैं बोल दूं ये 30 1:2 में बढ़ जाएगा। V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो 1:2 में बांट दो 30 को, तो बोल दूं यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट और ये आएगा 20 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट का ड्रॉप और ये आएगा 20 वोल्ट का। V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो पहले रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, दूसरे पे 20 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। समझ गए क्या? चलो देखना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यह dH बाई dt है 6 जूल पर सेकंड, है ना, ये एरिया है, के कंडक्टिविटी है। ऐसी दो रोड सीरीज में लगा दो, दो रोड पैरेलल में तो लगा दी थी, पर सीरीज में लगा दो, ये के, ये L, ये L, कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो बता रही है dH बाई dt, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये भी मैंने तो फर्स्ट सेकंड, ये 90 करता है, ठीक है, 90 0 क्या रेट ऑफ हीट फ्लो होता है है ना, इन दोनों में, तो दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे शेड्यूल पर सेकंड, यहाँ दो सीरीज में, तो मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस सुनना ध्यान से हो, ये वही बैटरी देखी है 90 0, तो मैं बोलूं डेल V 90 वोल्ट की बैटरी है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा हूं 90 वोल्ट पूरा, अरे वो टेम्परेचर है, मैं वोल्टेज में लिख रहा हूं, सब 90 वोल्ट की बैटरी लिखी है ना, और मैं बोल दूं क्या L बाई K रेजिस्टेंस है, अरे L बाई K R बराबर, और करंट 6 है, अरे मैंने सबको करंट में बदल दिया 6 एम्पीयर, ये तो बोल दूं ये है क्या बोलते हैं L बाई K R,
और ये है 90 वोल्ट और ये है 6 एम्पियर, यूं ही लिख रहा हूं मैं। अरे वो एम्पियर है नहीं, मतलब ये पूरे हीट को करंट इलेक्ट्रिसिटी बदल दी। अब यहाँ बताओ, तो यहाँ मैं बोल दूं 2 रॉड लगी हुई है, यार ये भी L बाई के है और ये भी L बाई के, दोनों L बाई के, तो आर के 2 रेजिस्टेंस हो गए, बैटरी में 90 वोल्ट की। अब तू बता बेटा करंट कितना हो जाएगा, तो बोल दो यहाँ पे 6 बराबर V बाई आर था, यहाँ पे कितना हो जाएगा I बराबर V अपॉन 2R, ए रेजिस्टेंस डबल हो गया R प्लस R 2R, तो बोल दो यहाँ पे आ जाएगा V बाई 2R, तो बोल दो यहाँ पे 3 एम्पियर निकल जाएगा। अरे बोलो, तो ये दोनों सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो बोल दो करंट 3 एम्पियर रह गया, करंट वुड बी 3 एम्पियर। हाँ यहाँ पे बोलो, ये L बाई के और ये आ जाएगा 2L बाई के, ठीक है, ये R और ये हो जाएगा 2R, तो ये हो गया R और ये हो गया बेटा 2R, ठीक है, ये R और ये 2R और ये हो जाएगा 90 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ करंट निकालना है, तो बोलो ये I कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा 90 V डेल V अपॉन 3R, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा बेटा डेल V अपॉन 3R, वहां था R और V बाई R की वैल्यू मेरे पास 6 है, V बाई R वोल्टेज अपॉन ये R की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V बाई 3R की वैल्यू, तो ये 6 बटा 3 2 जूल पर सेकंड। समझ में आ गया, पूरा करंट से कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एम्पियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, यहाँ पे 6 जूल पर सेकंड है, तो वहां आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, और इसमें तो पूरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस हो गया, 3R रेजिस्टेंस हो गया, L बाई के, तो यहाँ 2L बाई के। समझ गए क्या? अब कई बार जंक्शन का टेम्परेचर पूछता है, अगले टर्म में बात करेंगे जंक्शन के टेम्परेचर की, अगले टर्म में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखो अपना। हाँ, हीट ट्रांसफर बेटा देखो, अपन ने कंडक्शन की बात करी थी, dH बाई dt बराबर क्या होता है, Ka d थीटा बाई dx, है ना। सबसे फास्ट मोड अपने बता दिया था रेडिएशन, सबसे स्लो मोड कंडक्शन, मॉडरेट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन में मीडियम की जरूरत होती है और उस रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सन से हमारे पास वैक्यूम के थ्रू आ रही है, तो रेडिएशन हो रही है, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है ना। अब अपने ने Ka d थीटा बाई dx देखा था, उसमें अपने याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया था, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमने देखा था कि अपन इसको रेजिस्टेंस कितना आया था, रेजिस्टेंस अपना बोलो, थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया था, हाँ L अपॉन के, याद आया L अपॉन के। अच्छा याद है होमोजीनियस रोड में मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट पे हर लेयर का टेम्परेचर फिक्स होता है, लेकिन सेम नहीं होता है, सेम नहीं होगा, लेकिन हर लेयर का जो है वो फिक्स होगा, क्लियर है। तो हर लेयर का अपना खुद का टेम्परेचर फिक्स होता है, जितनी हीट लेता है उतनी देता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट dH बाई dt बराबर कांस्टेंट, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट dH बाई dt बराबर कांस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ हीट फ्लो पूरी रोड में कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, L अपॉन K, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस, ये निकला था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया था। अब आज अपने को थर्मल रेजिस्टेंस को यूज करके अपने क्वेश्चन करना है, तो याद है थर्मल रेजिस्टेंस को अपन यूज करके जब क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था आपको, याद आया KL की रोड दी थी, इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो एरिया की रोड दी थी dH बाई dt बराबर 12 जूल पर सेकंड लिया था। फिर हमने बात करी थी कि ऐसी 2 रोड लगा दे तो क्या होगा, ऐसी 2 रोड लगा दे तो क्या होगा बोलो, याद आया K एरिया की 2 रोड, तो याद है मैंने कहा था R इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो 6 जूल पर सेकंड आ जाएगा, बता दिया था बेटा लास्ट टाइम, में बार-बार नहीं बताऊंगा। हाँ याद है, फिर 12 की एक रोड ली थी, 12 L12 की, एक L की और एक 12 की, तो याद आया L12 की रोड ली थी, तो यहाँ से याद है R और 2R 3R रेजिस्टेंस हो गया था, याद है 12 वाले का 2R 3R, तो याद है 1/3 आई थी 4 जूल पर सेकंड, तो रेट ऑफ हीट फ्लो रेजिस्टेंस से अपन हिसाब किताब कर सकते हैं। तो सर ये सारी बातें तो अपनी लास्ट टाइम पे हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो और क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं K L L 12, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सुनना ध्यान से। और मैं आपसे पूछूं जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, ये जंक्शन का टेम्परेचर, तो इसको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी कर दो, क्या कि करंट कांस्टेंट रहेगा पूरी रोड में, अरे बोलो पूरी रोड में करंट कांस्टेंट रहेगा, और अगर मेरे को जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो मैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा L बाई के, इसका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा 2L बाई के, और ये बैटरी कितने की होगी बेटा 90 वोल्ट की, एक तरीके से वही 90 डिग्री सेंटीग्रेड में 90 वोल्ट की, तो यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा, तो टोटल करंट रन था आगे, टोटल करंट निकाल के यहाँ से निकालोगे तो IR, तो यहाँ बोल दूं मैं ड्रॉप
बेटा ये रेजिस्टेंस R है, ये 2R है, तो यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा बेटा 30 वोल्ट। अरे V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो सीरीज में I तो सेम है ना, I सेम, तो मैं बोल दूं यहाँ पे वो ड्रॉप डबल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 वोल्ट। तो यहाँ पे 30 वोल्ट का ड्रॉप होगा या 60 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, तो 30 का ड्रॉप हो गया, यहाँ बचेगा टेम्परेचर 60 और यहाँ 60 का ड्रॉप हो गया 0, तो 60 90 से हो गया 60, 60 से हो गया 0, तो 30 का ड्रॉप हो गया यहाँ और 60 का हो गया वहाँ, तो यहाँ 30 घटा फिर 60 घटा, समझ गए। तो जंक्शन का टेम्परेचर 60। सर ऐसा क्वेश्चन हमारे को भी दे दो ना सर, ये ले तू भी कर। के 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 एल एल तो ये टू के इसको चलाओ एल, तीन आइडेंटिकल रोड है, ठीक है, ये तीन एक जैसी रोड है एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 बताना, थीटा 1 उमा थीटा 2 बताना, ये दोनों टेम्परेचर बताना, थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है ना। तो थीटा 1 थीटा 2 टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो अब ये वही सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो यहाँ कितना बन गया बेटा L by KA, L by KA, L by 2K, तो क्या मैं बोल दूं ये 2K, ये हो जाएगा 100 वोल्ट की बैटरी, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 2:1। अरे देखा ना यार ये रेजिस्टेंस R का इसको R by 2, तो यहाँ से देखो 2:2:1, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आ जाएगा, देखो यहाँ डबल डबल ड्रॉप होगा इससे, तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा कितना 40 वोल्ट एंड दिस इज 20 वोल्ट, 40 40 एंड 20, 40 40 20, तो यहाँ 40 का ड्रॉप 40 का ड्रॉप 20 का ड्रॉप, तो ये 100 है, यहाँ 40 का ड्रॉप हो गया, बोलो कितना आ जाएगा थीटा 1, तो 40 का ड्रॉप हो गया 60, और यहाँ पे फिर से 40 का ड्रॉप हो गया, बोलो कितना आ जाएगा ये 20, तो हर जगह के टेम्परेचर निकल गए। अरे बोलो तो हर जगह के टेम्परेचर कैलकुलेट करना आ गया अपने को, नहीं समझ नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके एक रोड का रेट ऑफ हीट फ्लो दिया हो तो दूसरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल सकते हैं उसी टाइप की बैटरी लगा के। इनफैक्ट मेरे को कोई पोटेंशियल या टेम्परेचर जंक्शन का टेम्परेचर पूछे तो भी निकाल लूंगा मैं। अच्छा और देखो जैसे मेरे को कोई ऐसा विटस्टोन बना के देते 5 आइडेंटिकल रोड का, है ना, बोलते हैं 5 आइडेंटिकल रोड है के एल के एल के एल के एल के एल, तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो बता DH by dt, ठीक है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना, ये भी के और एल, बोलो कितनी होगी, तो बोलते हैं तो बैलेंस विटस्टोन हो गया एक तरीके से। ये देखो R R R R और ये DH by dt, तो क्या बोलते हैं ये बैलेंस विटस्टोन है 1:1, तो DH by dt कितना जाएगा बोलो, बीच वाली रोड से 0, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो 0 होगा, बिल्कुल बैलेंस विटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाली रोड में कोई हीट फ्लो नहीं होगी। अरे समझ गए क्या, तो सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया हमारे को, क्लियर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीजें आसान हो गई, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये सब चीजें आसान तो हो गई, लेकिन एक दिक्कत हमारे को अभी भी है इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो में। क्या दिक्कत है सर बता रहा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, या तो क्या था एक रोड का पता हो कि दूसरी रोड में करंट निकालना था या जंक्शन के टेम्परेचर निकालने थे, एक दिक्कत है क्या, देखो जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, 2 रोड मैंने लगा दी सीरीज, है ना, इसका के दे दिया मान लो K1, इसका K2, अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया A दिया हुआ तुम्हारे को L दिया हुआ मान लो, है ना, और K1 K2 दिए हैं, और यहाँ रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है ना। मैं रेट ऑफ हीट फ्लो तब तक नहीं निकाल सकता, मेरे पास सारे डेटा अवेलेबल है, लेकिन ये तो रोड ही अलग अलग हो गई। अगर सिंगल रोड होती, सिंगल रोड एक जैसी रोड, तब तो मेरे को ये L K सब दिए होते तो मैं रेट ऑफ हीट फ्लो फट बता देता, क्या रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर K d थीटा by dx, क्या बता देता, K d थीटा by dx, उसका K पता होता मेरे को। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या है कि रोडों के क्या अलग अलग है, तो अब मैं रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकालूं, 2 रोड आइडेंटिकल। अब सुनना, तो मेरे को पहले तो इसको पूरी एक जैसे होमोजीनियस रोड बनानी पड़ेगी, होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस रोड, और होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या था, तो K इक्विवेलेंट निकालना, K इक्विवेलेंट पहला फॉर सीरीज, फॉर
सीरीज, ठीक है। तो सीरीज का के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो ये 12 की रोड हो गई, ये के इक्विवेलेंट हो गया, है ना, और ये एरिया भी, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब के इक्विवेलेंट में क्या होता है बेटा, इसका रेशियो R1, यूं समझ लो दो रेशियो लगे R1 L अपॉन K1 है, R2 इज इक्वल टू L अपॉन K2 है ना, L अपॉन K1 है, L अपॉन K2 है, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जो हो जाएगा बेटा, देखो जब इक्विवेलेंट निकालते हैं ना पूरी होमोजेनियस रोड करते हैं तो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए, वहां LL की दो रोड थी तो ये 2L की एक जैसी रोड दिखनी चाहिए, तब ये होमोजेनियस रोड है, तो 2L अपॉन K इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहां से देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2L अपॉन K इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू L अपॉन K1 है प्लस L अपॉन K2 है, 2L अपॉन K इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू L अपॉन K1 है प्लस L अपॉन K2 है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, कितना गया 1 अपॉन K, सॉरी 2 अपॉन K इक्विवेलेंट, 2 अपॉन K, और यहां से सॉल्व करने पे K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस पूरी रोड का जो होमोजेनियस बनाने पर K इक्विवेलेंट आता वो, तो ये याद रखना दो, जरा सुनना, दो सेम लेंथ की, दो आइडेंटिकल दिखने वाली रोड जिनका K अलग अलग हो, वो सीरीज में लगी हो तो K इक्विवेलेंट होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो सर एक क्वेश्चन करवाओ ना इस पे, बताता हूं अब ये यूज कैसे आएगी चीज, और मैंने डेरिवेशन क्यों कराया, दोनों बातें बताता हूं। सर क्यों आपने हमारा क्रैश कोर्स में टाइम खराब करा और ये डेरिवेशन कराया, बताऊंगा बेटा। पहले एक क्वेश्चन कर इसमें, जैसे मेरे को अगर कोई ये बोल देता है तो दीज आर टू रोड, K1 बराबर 3, K2 बराबर 6, A बराबर 0.2, है ना, एंड दिस इज 10 मीटर लेंथ की रोड, दिस इज 10 मीटर लेंथ की रोड, दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोई मेरे को बोलता रेट ऑफ हीट फ्लो का, क्या बोलता है बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो का। अब मेरे को इस पूरी रोड पे रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं बोलूं रेट ऑफ हीट फ्लो। अब अगर ये पूरी एक जैसी रोड होती जब तो मैं रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना था क्या K A d थीटा by dx, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ दो रोड लगी हुई है, तो ये तो बड़ी समस्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा K इक्विवेलेंट A d थीटा by dx। बोलो अब मैं इसकी एक रोड बना दूंगा, बोलो K इक्विवेलेंट कितना आता है, तो 2K1 K2, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू एरिया 0.2 इनटू d थीटा by dx, कितना आ जाएगा 100 by 20, d थीटा by dx 100 by 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 2 3 6 अपॉन 3 प्लस 6, और यहाँ आ जाएगा कितना 5.10 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 4, ठीक है, 4 जूल पर सेकंड, 4 जूल पर सेकंड की रेट से हीट लोगी, कितने से 4 जूल पर सेकंड की रेट से हीट लोगी, ठीक है। तो ये K इक्विवेलेंट ऐसे यूज होता है, क्या अपन सिंगल रोड बना दी। सर आप डेरिवेशन क्यों कराया, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखाते ना सीरीज के लिए K इक्विवेलेंट बराबर 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, पैरेलल के लिए K1 प्लस K2 by 2। सर आपने फार्मूला डिराइव क्यों कराया, हमारा टाइम खराब क्यों करा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये बताता हूं तेरे को मैं टाइम खराब क्यों करा, K1 K2 L 2L, ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, मैं तेरी मर्जी से दे रहा हूं। K इक्विवेलेंट बताओ, चार ऑप्शन थे, हालांकि चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं अपन, ए K1 K2 की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, अभी बताऊंगा तेरे को चार ऑप्शन देखिए, पर अभी तो तू इसका K इक्विवेलेंट बता, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन था। अब जो फार्मूला रट के गए वो बर्बाद हो गए। सर कैसे बर्बाद हो गए, जो फार्मूला रट के गया उसका K इक्विवेलेंट बता ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो लिखेगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ए रावण, नो डाउट सीरीज का फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला अभी के लिए नहीं लगेगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 अभी के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सेम लेंथ की रोड चाहिए होती, क्योंकि याद है जब डेरिवेशन किया था तो 2L रखा था, तो सर अब क्या करें बताता हूं, यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वही R1 प्लस R2, बेसिक से लेना पड़ेगा, R1 हो जाएगा कितना बोलो, R1 बराबर L अपॉन K1 है, R2 बोलो L अपॉन K2 है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा L अपॉन K1 है, यहाँ आ जाएगा L अपॉन K2 है, सॉरी बेटा, तो यहाँ आ जाएगा L अपॉन K1 है, यहाँ आ जाएगा L अपॉन K2 है, सॉरी L नहीं 2L अपॉन K2 है, ए बायोलॉजी 2L अपॉन K2 है, और यह कितना जाएगा बेटा, तो इसके अंदर मैं यूनिफॉर्म रोड बनूंगा
तो कितनी आ जाएगी बोलो, 3l लेंथ की, k इक्विवेलेंट की, एरिया की। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3l अपॉन k इक्विवेलेंट। यहाँ से a गया, l गया। तो यहाँ से k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, 3/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 k2 प्लस 2k1। तो यहाँ से आ जाएगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3k1 k2 अपॉन k2 प्लस 3 2k1 ये समझ गए। अब जैसे चार ऑप्शन दे दिए, ए बी दे दिया, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 3k1 k2 3k1 k2 अपॉन k1 प्लस 2k2, मतलब दो इधर उधर कर दिया। सी ऑप्शन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और डी ऑप्शन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2k1 k2 सॉरी 3k1 k2 अपॉन k2 माइनस 2k1, है ना। ये दे दिया मान लो कुछ भी, है ना। तो अब कैसे करें, तो अब या तो k पुट करके देखो, है ना। k1 इक्वल टू, ये जैसे यहाँ पे भी k2 k1 प्लस k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 1 रखो। जैसे k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 1 रखोगे तो पूरी रोड वैसे ही होमोजेनियस हो गई। k1 k2 की वैल्यू 1 रख दोगे तो पूरी रोड होमोजेनियस हो गई, तो k इक्विवेलेंट भी 1 ही आना चाहिए। अरे पूरी रोड का k1 ले लिया मैंने, k1 k2 बंद करके, तो पूरी रोड का k इक्विवेलेंट भी 1 ही आना चाहिए ना। तो रखो 1, तो जैसे ही 1 रखोगे 3 और यहाँ पे भी 1 1 3, तो 3 से 3 कट गई, इसका 1 आ रहा है, देखो k इक्विवेलेंट 1 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाती है। इनमें रख के देखो, यहाँ 1 रखा k1 k2, तो ये 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3/2 आ रहा है, कैंसिल। यहाँ पे रखो 1, यहाँ 1 रखा तो 1 1 कितना आ गया 2, और नीचे 1 + 1 2, इससे आ रहा है। अरे बोल आ रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा लफड़ा ही रहेगा ना, आ रहा है तो चलो फिर चेक करेंगे। यहाँ रखो k1 k2 1, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अरे समझ में आ गई। तो इन दो से आ रहा है, अब इससे और इससे आ रहा है। अब जैसे दो तो कट कैंसिल होकर अब 2 से आ रहा है, तो और वैल्यू रख के देखो सर, क्या वैल्यू रख के देखें। या तो k1 k2 उससे भी आ रहा है ना, k1 k2 k रखूंगा 3k 3k ये आ रहा है। सेम रखने से तो बैठ नहीं रहा मामला। अब k1 k2 चलो k1 बराबर 3 रखो और k2 बराबर 6 रखो। तो अपने को अपन ने पहले क्वेश्चन करा था, हमें पता ना दोनों रोड आइडेंटिकल होती है, तो 3 6 का कितना आता है 3 और 6 रखने पे 2, तो इसका 2 से तो अलग आएगा भाई। जैसे 3 और 6 का यहाँ से अगर L तक की रोड तोड़ लूंगा इसको, अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटा यार, ये थोड़ा मामला उलझ गया, कोई बात नहीं, है ना। ये L2 ये 6 ये 6, तो इन दो का के इक्विवेलेंट तो आ जाएगा कितना 4, याद है 3 6 का 4, अरे 2k1 k2 ये 4, फिर 4 6 का 4 से ज्यादा ही आएगा। अरे बोलो ना, इन दो का तो 4 आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल दो रोड होती है, तो उनका याद है 2k1 k2 k1 प्लस k2, यहाँ तो 4 आ जाएगा, पर फिर भी ये 6 वाली रोड बच जाएगी, तो 4 से ज्यादा ही आएगा। अब इसमें k1 k2 3 और 6 रखो, वो डेटा मुझे याद था, तो 3 और 6 इससे तो 4 आ रहा है, तो 4 से ज्यादा है आंसर। क्लियर है क्या? ये देखो 3 6 रखो 4 से ज्यादा आएगा। 3 6 k2 6 रखा ना, 6 6 12 4 9/2 आ रहा ना 4.5, तो के इक्विवेलेंट 4.5 आ गया ना 4 से ज्यादा। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को। तो सर हमें समझ में आ गया, हमने डेरिवेशन इसलिए करवाया क्योंकि कई बार हम भूल जाएंगे, तो बेसिक से जाके अपने को डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगते हैं जब दो रोड आइडेंटिकल हो, दिखने में आइडेंटिकल हो, के अलग अलग हो, ठीक है, दिखने में एक जैसी हो पर होमोजेनियस ना हो, के अलग अलग हो। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। हाँ अब पैरेलल के लिए फॉर पैरेलल है ना, पैरेलल के लिए करते हैं। तो देखो पैरेलल में अगर दो रोड कनेक्टेड हो, है ना, k1 k2 एरिया a वही बिल्कुल दिखने में आइडेंटिकल है, देख लो, ठीक है ना। तो इसको वही सोल्व कर देंगे, क्या वही बना बना, इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसकी आइडेंटिकल रोड कैसी बनेगी बोलो, मतलब इसकी होमोजेनियस रोड बनानी, इसकी इक्विवेलेंट रोड, सॉरी आइडेंटिकल इक्विवेलेंट रोड, तो इक्विवेलेंट रोड ऐसी बनेगी। एरिया 2 है, लेंथ है, k इक्विवेलेंट ये, तो मैं बोल दूं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, ऐसे फॉर्मूला के सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है? तो ये बनाएंगे अपन, है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्विवेलेंट है बेटा, आप याद रखते वैल्यू या 2 है रखना, ए इधर देख 1/, यहां के लिए लिखूंगा L/2a k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L/k1 प्लस 1/L/k2 है। अब इसको करूंगा तो ये k ऊपर आ जाएंगे, तो k इक्विवेलेंट 2k इक्विवेलेंट a/L इज इक्वल टू k1 a/L
प्लस K2 है भाई, ये गया। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। समझ गए? ये आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, पैरेलल लगानी ना, जैसे आप देखो इसको यूज देखो ना कैसे करना है। K1 बराबर 3, K2 बराबर 5, A बराबर 0.2, A बराबर 0.2 है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 मीटर। कोई मेरे से बोलते पूरे सिस्टम से रेट ऑफ हीट फ्लो होता, अब पूरे सिस्टम से रेट ऑफ हीट फ्लो बतानी है तो वो इसकी होमोजेनियस रोड बनाऊंगा ना। अरे बोलो, पूरे सिस्टम से रेट ऑफ हीट फ्लो बनानी है, बतानी है तो मैं इसकी होमोजेनियस रोड बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन देखो, पहले एक रोड बनाई 10 मीटर, यहाँ पे लिया 0.4, यहाँ पे K इक्विवेलेंट ले लिया बेटा 4। ए सुनो, क्यों? मैंने बताया ना K1 प्लस K2 बाई 2 कितना आया, K इक्विवेलेंट इसका लिखा ही लिया मैंने, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाई 2 आया ना बेटा, ये 2 उधर भेजना ना, K1 प्लस K2 बाई 2, यहाँ से देख K1 प्लस K2 बाई 2 देख, यहाँ K इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज 8 बाई 2, 4। क्लियर है? तो K इक्विवेलेंट 4 आ गया। अब बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी है, आ गई सर, K इक्विवेलेंट 8 d थीटा बाई dx, तो यहाँ से dh बाई dt कितनी आ गई मेरा लाल, K इक्विवेलेंट, बोलो K इक्विवेलेंट 4, एरिया 0.4, d थीटा बाई dx 100 बटा 10 तो कितना आ जाएगा, 16 जूल पर सेकंड। तो 16 जूल पर सेकंड रेट ऑफ हीट फ्लो, 16 जूल पर सेकंड रेट ऑफ हीट फ्लो। मेरे K इक्विवेलेंट बड़े काम आ गए सर, K इक्विवेलेंट का ज्ञान मेरे बड़ा काम आ गया। अब फ्रोजन ऑफ लेग देखते हैं। फाइनल बात करूं बेटा, कंडक्शन में न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से होंगे, है ना, जंक्शन का टेंपरेचर निकाल लेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो निकाल लेंगे। एक रोड की दोगे सर, दूसरों की दोगे, दूसरों की पूछोगे तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कई बार सर दो एक रोड की नहीं देखिए, एक ही रोड में पूछता और K अलग-अलग होते हैं, तो उनका एक K बनाना आ गया सर। दोनों रोड सेम होनी चाहिए सीरीज में, पैरेलल में तो सीरीज में होता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और पैरेलल में होता है सर K1 प्लस K2 बाई 2। और अगर सर रोड डिफरेंट भी होगी तो कोई चिंता मत करो सर, हमारे को बेसिक पता है, डेरिवेशन कर लेंगे। तो सर आप चिंता ही मत करो, आपका नाम गरम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। अब आ जाए आगे सर, अब आगे बताइए आप, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे बात ये है फ्रोजन ऑफ लेक। क्या देखते हैं? फ्रोजन ऑफ लेक, है ना, फ्रोजन ऑफ लेक, है ना, लेक जो चलती है उसको। अब देखो, जब फ्रोजन ऑफ लेक की अपन बात करते हैं बेटा, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताता माइनस, जैसे जिन जगहों पर टेम्परेचर नेगेटिव होता है ना, वहां पे नेगेटिव होता तो बर्फ जम जाती पूरी झील में। मैंने मान लिया इस लेक का या झील का एरिया ए है, वाई मोटाई तक, जब आपने देखा इस लेक को तो वाई मोटाई तक आइस जम चुकी है, और यहाँ पे आपने dt समय में dy मोटाई और जम गई, मोटाई और जम गई और फ्रीज हो गई, फ्रीज हुई। तो जैसे dy मोटाई और फ्रीज हुई, ये dy मोटाई और फ्रीज हुई, ये y dy। तो क्या मैं बोलूं, इस dy मोटाई के फ्रीज होने से जो MLF से हीट निकली वो यहां से देखो, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां मतलब जब भी वहां 0 पे आइस फ्रीज और मेल्ट होती है, तो यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो। तो बोलूं जो रेट ऑफ हीट फ्लो है dh, जो हीट निकली है वो MLF इन dt टाइम। अरे बोलो, तो ये जो MLF जो आइस में जमने से हीट निकली वो फ्लो कैसे चली गई? तभी तो हर लेयर का, तभी तो स्टडी स्टेट है, तभी तो हर लेयर का टेंपरेचर कांस्टेंट होगा। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी लेक्चर में कि आइस में से हीट निकलेगी और आइस मेल्ट नहीं होगी। अगर -10 -5 0 तो वो हीट चल रही है, रुक नहीं रही है, कोई लेयर ले नहीं रही है जो मेल्ट हो जाएगी, इसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है, बिल्कुल होगी। तो आइस लेयर, अब देखो, और अब इसका डेरिवेशन जब करते हैं, इतना टाइम नहीं बेटा, अभी जबरदस्ती का टाइम खराब नहीं करूंगा, जिसका डेरिवेशन काम करनी है वो नहीं करा रहा हूं मैं। तो y t is proportional to y square, और ये y है 0 से y। तो लेक 0 से y जमने में जो टाइम लगता है वो y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सर समझ में नहीं आया, जैसे 0 से 1 सेंटीमीटर जमने में जो टाइम लगेगा, 0 से 2 जमने में उसका डबल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स टाइम लगेगा। ये देख, ये स्क्वायर। तो मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम में, आएगा 0 से 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में 7 घंटे लगे, 7 आवर लगे। तो 1 सेंटीमीटर से
2 सेंटीमीटर फ्रीज होने में टाइम कितना लगेगा? एक लेग को 0 से 1 सेंटीमीटर तक फ्रीज होने में टाइम लगा 7 घंटे। इसका और एनालिसिस करते रहे कि अपने पास इतना टाइम नहीं, 7 घंटे लगे। तो बताओ 1 से 2, ये कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला, 1 से 2 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगेगा? अभी करते हैं। तो 0 से 1 फ्रीज होने में लगे 7 घंटे, तो 1 से 2 होने में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। इधर देखना हो तो 1 से 2 होने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ। क्या मैं बोल दूं कि T1 बराबर C इंटू 7 का स्क्वायर, इक्वेशन हम सॉरी क्या कर दिया, 7 बराबर 1 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में सेंटीमीटर में लेंगे। अब T जो मुझे निकालना, नहीं मुझे ये नहीं निकालना, मुझे तो निकालना है 1 से 2 में, तो मैं T डैश कर रहा हूं। ये T डैश वो टाइम नहीं जो मुझे चाहिए, मुझे तो चाहिए 1 से 2 का, और ये T डैश होता है 0 से 2 का। ये 0 से, ये 0 से y है, ये वाली है 0 से y, तो वो तो यहां आएगा C इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब यहां से T डैश अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, C इंटू 2 C इंटू 1 का स्क्वायर, ये कट गया, तो T डैश बराबर आ जाएगा बेटा 28। 28 घंटे लगेंगे किसमें, मेरे को जो चाहिए उसमें नहीं, 0 से 2 जमने में, 0 से 1 जमने में, 0 से 1 जमी 7 घंटे में, और 0 से 2 जमी 28 में, ज्यादा टाइम लिया, बिल्कुल ज्यादा लेगा। तो T कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा T डैश माइनस 7 और ये आ जाएगा 28 माइनस 7 और ये आ जाएगा बेटा 21 21 घंटे में, 21 आवर विल बी टाइम। 21 घंटे में लेग 1 से 2 जमेगी, मतलब 0 से 1 तो जमी 7 में, 0 से 1 सेंटीमीटर जमी 7 में, 0 to 1 7 आवर में, और 1 से 2 कितने में जमी, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर 21 आवर में, 21 घंटे में। 7 घंटे में जमी 0 से 1 और 21 घंटे में जमी 1 से 2, तो 1 से 2 जमने में उसने 3 गुना टाइम लिया, बिल्कुल लेगी। क्यों? स्लो जमेगी। क्यों जमेगी स्लो? क्योंकि जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी आइस की, कंडक्शन कम होता जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर ग्रेडियंट घटती जाएगी मेरे लाल। इतना समझने की जरूरत नहीं, तो ये देख ले, T इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। क्लियर है क्या सर? हम कर लेंगे। तो सर ये कंडक्शन हो गया सर, बिल्कुल हो गया, कंडक्शन में यही बातें थी बेटा, ठीक है। कंडक्शन मेनली सॉलिड में होता है, ठीक है भाई। कंडक्शन कब होगा? कंडक्शन तब होगा जब पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव। जब किसी रोड के पार्टिकल फ्री टू मूव नहीं होंगे तब कंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन में पार्टिकल चाहिए तो सही, लेकिन चलते नहीं, एक्चुअल मूवमेंट वाइब्रेट करते हैं, तो सॉलिड में मेनली सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है। ये पॉइंट अपन ने लिखा है ना, कंडक्शन। कन्वेक्शन किसमें होता है? तो कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम में कन्वेक्शन नहीं, तो कन्वेक्शन मीडियम चाहिए। ये होता है मेनली लिक्विड गैस में, इसमें लिक्विड और गैस में, क्योंकि लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दीज आर फ्री टू मूव। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है, ठीक है ना, और कंडक्शन होता है मेनली सॉलिड में। अब रेडिएशन देखो, रेडिएशन तो वैक्यूम होता है, ये बात हुई गई अपनी। तो ये तो सर हो गया। अब अपन देखते हैं रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन न्यूमेरिकल। तो बेटा रेडिएशन में क्या होगा, ये साइलेंट करना पड़ेगा। तो रेडिएशन में बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए अपने को क्या होता है कि पहले अपन सबसे पहले देखते हैं रेडिएशन में खूब सारे लोगों ने लो दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन क्वेश्चन आता है। तो रेडिएशन में सबसे पहले स्टीफन्स लॉ, क्या होता है बेटा? स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ। तो सबसे पहले स्टीफन ने बोला रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन सबसे पहले तो सरफेस से निकलती है, ध्यान रखना। तो ये सरफेस से रेडिएट होती है कोई भी चीज। तो स्टीफन ने बताया कि रेडिएशन सरफेस से एमिट होती है। कहां से एमिट होती है बेटा? सरफेस से। तो रेडिएशन सरफेस से एमिट होती है ना, और रेडिएशन की वजह से जो रेट ऑफ हीट होता है, रेडिएशन सरफेस से एमिट होती है, और रेडिएशन की वजह से जो रेट ऑफ हीट होता है, ध्यान रखना, रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो ड्यू टू रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर टू द पावर 4। क्या बोला उसने स्टीफन ने? एब्सोल्यूट टेंपरेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, फ्रॉम यूनिट एरिया। तो ये होता है रेट ऑफ हीट रेडिएशन is proportional to absolute temperature to the power 4, है ना, from unit area। rate of heat radiation
फ्रॉम यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया, ए उसने यूनिट एरिया की बात करी है ना बेटा, यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया इज proportional to absolute temperature to the power 4 is proportional to absolute temperature to the power 4. तो absolute temperature की power 4 के प्रोपोर्शनल होता है यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही हो, ठीक है। अब देखो, और एक स्टीफन्स लॉ लग वो कांस्टेंट लग जाता सिग्मा, है ना, स्टीफन कांस्टेंट, दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप बुक में देख लेना, दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये r बराबर रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम यूनिट एरिया, है ना, फ्रॉम यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो मैं यूनिट एरिया से जो रेट ऑफ हीट फ्लो उसको r लिख रहा हूं और e लिख रहा हूं फ्रॉम टोटल सरफेस, फ्रॉम टोटल सरफेस, फ्रॉम टोटल सरफेस, टोटल सरफेस रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना, r डैश डिवीजन रेट ऑफ हीट फ्लो। तो मतलब सिग्मा a t की पावर 4 आ जाएगा, वेयर a इज सरफेस एरिया, वेयर a इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो a हो गया सरफेस एरिया और t हो गया एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो इस टाइप से रेट ऑफ हीट फ्लो के दो फार्मूला आ गए, यूनिट एरिया पूछा है, टोटल सरफेस पूछी है, आप ध्यान रखना हमेशा। तो स्टीफन्स लॉ समझ में आया, एब्सोल्यूट टेंपरेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है यूनिट एरिया से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, और ये आ गया सिग्मा t की पावर 4 और पूरे एरिया से निकाल कर एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चल मैंने तेरे को किस्मत तेरी अच्छी है, मैंने दोनों आर आर रेडियस के स्फीयर दे दी, है ना, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल आर आर रेडियस के स्फीयर, है ना। इसका टेम्परेचर है बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने को क्या करना है, R1:R2 निकालना, रेट ऑफ हीट रेडिएशन का रेशियो। जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन का रेशियो निकालना दोनों सरफेसेस से, ठीक है ना, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन। रेट ऑफ हीट रेडिएशन का रेशियो निकालना दोनों सरफेसेस से, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा 27 है ना की पावर 4 इनटू टोटल एरिया, सिग्मा a और 54 की पावर 4 का एरिया, तो ये आ जाएगा कितना 1:60, है ना। चार ऑप्शन देंगे वो 1:1, b 1:60, c 16:1 और d 1:4, है ना। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन देंगे, बोलो। हाँ ये इसको 4:1 बोलो, तो ये हो गया आंसर। अरे बोलो या ये नन बदल चलना ये हो गया आंसर। सर क्यों है, देखो बेटा थ्योरी हमेशा क्वेश्चन से क्लियर होती है, बच्चा क्या करता पता है, ये लो ढंग से पढ़ता नहीं है, टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4, बस उसके दिमाग में होती है स्टीफन ने बोला था टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, वो यहाँ टेम्परेचर देखता 27-54 और इसका पावर 4 करता तो उसका 16 आ जाता है ना, 27 का डबल है ये तो 16 आ जाता है। तो वो ये बोल देता है कि 16 गुना होगी, गलत है। सर क्यों गलत है ये गलत इसलिए है बेटा कि स्टीफन ने टेम्परेचर नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला था, स्टीफन ने टेम्परेचर नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4, क्या बोला था स्टीफन ने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। और जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर केल्विन में बदलना, थर्मो में भी ये गलती करता बच्चा, दिस इज 327 केल्विन, तो वो हो गया 300 केल्विन एंड दिस इज 327 केल्विन। तो एक स्फीयर का टेम्परेचर 300 केल्विन है और एक का 327 केल्विन है, ठीक है ना। तो सिग्मा 300 की पावर 4, सिग्मा 327 की पावर 4, तो यहाँ से करा तो मैं बोल दूं ये एग्जैक्टली 2 की पावर 16 तो 16 तो नहीं आएगा, ये तो डबल भी नहीं है उसका, डबल का स्क्वायर भी नहीं है, तो वो कम आएगा, मतलब 1:1 भी नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि सही बात है ये बॉडी ज्यादा गर्म है तो रेट, अरे स्टीफन ने यही तो कहा जितनी बॉडी ज्यादा गर्म होगी, स्टीफन क्या कहना चाहता है, यही कहना चाहता है जितनी ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होगा उतना रेडिएशन ज्यादा निकलेगा, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, कंफर्म ज्यादा निकलेगी, समझ गया। अब वो कितनी ज्यादा निकलेगी उसमें फिर कैलकुलेशन, तो ये 1 से बड़ा तो आएगा, लॉजिकली ये 1 से बड़ा आएगा, है ना, रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो लॉजिकली ये 2 तो गए, अब ये 2 बचे, ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो 2 होता तो 2 की पावर 4 16 आता। सर समझ में आ गया। तो एक बात तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, क्लियर है। अब देख बेटा, तो एक तो ये गलती करता बच्चा, दूसरा देख, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
रेशियो ऑफ rate of heat radiation, यूनिट एरिया। अब क्या होता है, बच्चा आप देखता ना था ना मटेरियल से, आप देखता ना था तो वो क्या करता है, वो फट आता है भागा भागा। सर देखो हमने कितना तगड़ा करा, रेट ऑफ हीट रेडिएशन रेशियो R1:R2, हमने देखो सिग्मा, इसका एरिया 4πr² है सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरफेस से रेडिएशन निकलती है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। और यहाँ पे सर 27 को केल्विन में बदल दिया, देखो सर आपका लाल, मेरे पास आता है सर, देखो आपका लाल फूल हमने रेडिएशन सर केल्विन में बदल दिया, देखो ना सर कितने जबरदस्त है ये वो। और ये लगता है 4/2r², और ये 300 की पावर 4, ठीक है। ये 300 की पावर 4 कैंसिल हो गई, ये सिग्मा कैंसिल हो गया, ये 4π कैंसिल हो गया, ये r² कैंसिल हो गया, तो बोल दिया गया 1:4। कितना गया 1:4। अरे समझ में आ गई, तो बच्चे का आंसर आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, कोई A 1:4, B 4:1, C 1:1 और D 1:2। तो बच्चा बोलता है सर देखो ना इसका एरिया बड़ा है, ये वो लॉजिकली सर हमारा ये आ गया, ये आ नहीं सकता था, तो एरिया बड़ा है। गलत है सर, क्यों गलत है सर, अब क्या हो गया सर, केल्विन में बदल तो दिया बेटा, तेरे टेंपरेचर को तो केल्विन में बदल दिया, तू ये देख तेरे एरिया भी ध्यान रख लिया। तो बच्चा क्या करता है, जैसे डायग्राम देखता है, एक स्फीयर को बड़ा देखता है, उसको पता पड़ जाती है कि सरफेस बड़ी है तो वहां से रेडिएशन, बिल्कुल सरफेस बड़ी है तो यहां से रेडिएशन ज्यादा निकलेगा, नो डाउट अबाउट दिस कि इस पूरी सरफेस से रेडिएशन ज्यादा निकलेगा। लेकिन तेरे से पूछा कितना है पूरी, उसने पूछा क्या था, रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन तो नहीं पूछा, फ्रॉम यूनिट एरिया पूछा है। तो उसने तेरे को देख क्या करा, एक कप में चाय रखी और एक प्लेट में चाय रखी, बराबर गरम, एक कप में चाय रखी एक प्लेट में रखी, तेरे को दिखाया ऐसा प्लेट वाली जल्दी ठंडी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसने तेरे से पूछा ही नहीं, उसने तो पूछा यूनिट एरिया से हीट जो रेडिएट हो रही है, यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही है उसका रेशियो बताओ। बेटा वो रेशियो तो 1:1 ही होगा, यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही है उसका रेशियो 1:1 ही होगा। क्यों, क्योंकि टेंपरेचर सेम है दोनों ऑब्जेक्ट का, तो सिग्मा T की पावर 4, एरिया तो चाहिए ही नहीं मेरे को, 1:1, तो यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही है वो 1:1 हो गया, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, यूनिट एरिया से हीट रेडिएशन 1:1 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एरिया का कोई लेना देना नहीं है मेरे लाल, समझ गए क्या। तो नो डाउट अबाउट इट कि यूनिट एरिया से हीट रेडिएशन का रेशियो 1:1 होगा। तो सर कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो 1:1 होगा। तो क्लियर है क्या, तो ये बात है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन का ये समझ में आ गया। तो सर ये तो बातें सारी समझ में आ गई हमारे को, है ना, कि रेट ऑफ हीट रेडिएशन का रेशियो क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो अब सर ये तो रेडिएशन के बारे में स्टीफन ने बोला, लेकिन प्रीवेस्टो आया, प्रीवेस्टो ने बोला भाई स्टीफन, उसने बोला हाँ बोल, बोले यार तेरी बात में एक गलती है, हालांकि वो गलती भी थी पर तेरी एक बात क्लियर नहीं है। बोले क्या क्लियर नहीं है, बोले यार तेरे हिसाब से तो मैं अगर एक बाल्टी ले लूं, उसका पानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है और उसको मैंने धूप में रख दिया तो वो तो रेडिएशन निकालेगा। बोले बिल्कुल निकालेगा, निकालते तो देखो तेरे हिसाब से तो सिग्मा T की पावर 4 और एरिया में मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी सरफेस से रेडिएशन इतनी निकलेगी। बोले हाँ निकलेगी। तो बोले अगर रेडिएशन निकलेगी तो ठंडा होगा। बोले हाँ होगा। तो बोले अभी टेम्परेचर केल्विन में रखना। बोले हाँ रखना है। तो बोले इतनी रेडिएशन निकलेगी तो ये पानी का टेम्परेचर घटते 17 होगा, है ना, तो 290 होगा। फिर और रेडिएशन निकलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बोले हाँ होगा। तो बोले 273 आएगा और रेडिएशन निकलेगी और ये फ्रीज होता जाएगा। इसका मतलब तो ये 0 केल्विन करना है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा जाएगा। भाई 0 केल्विन पे रेडिएशन बंद होगी ना भाई। स्टीफन के अकॉर्डिंग तो R इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर की बात करो तो 0 केल्विन पे रेडिएशन बंद होगी ना। तो बोले फिर तो बाल्टी में हमेशा बर्फ जम जानी चाहिए, धूप में रखो। तो फिर प्रीवेस्टो ने बोला, फिर स्टीफन ने बोला यार बात तो स्टीफन ने बोला कि दोनों बातों का सोच। फिर प्रीवेस्टो ने एक लॉ दिया, थोड़ा क्लियर करेंगे। प्रीवेस्टो ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर टेंपरेचर पर रेडिएशन निकाल भी रहा है इस सरफेस से। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेंपरेचर से रेडिएशन फेंक भी रहा है और एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर T0 से रेडिएशन दे भी रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट T टेंपरेचर से रेडिएशन निकाल रहा है और T0 से रेडिएशन एब्सॉर्ब कर रहा है। तो टेंपरेचर से रेडिएशन निकल भी रही है और आ भी रही है। तो
प्रीवेस्टो लो, तो प्रीवेस्टो ने बोला कि हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पर हीट रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब करता है। हर टेम्परेचर पे हीट रेडिएट भी करता है और हर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब भी करता है। रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब करता है। तो देखो सिग्मा ए टी की पावर 4 इतनी निकली माइनस सिग्मा ए टी नोट की पावर 4, ये हो गई आउटगोइंग, ये बाहर जा रही है, और ये हो गई इनकमिंग, अंदर आ रही है। दिस इज नेट हीट लॉस, ये नेट हीट लॉस का रेशियो है ना, रेट ऑफ नेट हीट लॉस। अब इसमें आना जाना दोनों हो गया मेरा लाल फूल, तेरा आना और मेरा जाना सब हो गया इसमें रेट ऑफ हीट लॉस। तो यहां से सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। दिस इज द रेशियो ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट हीट लॉस। तो प्रीवियस ने थोड़ा क्लियर करा कि ऑब्जेक्ट हीट दे भी रहा और ले भी रहा। अब इस पे क्वेश्चन बनता थियोरेटिकल, सुनना। एक आदमी गर्म आग के पास, तप के पास है ना, मतलब जो कैंप फायर है उसके पास बैठा है, एक आदमी है ना, इस कैंप फायर के पास बैठा है ना, यहाँ बैठा है ना, और ये बहुत जबरदस्त आग जली हुई है, उसको आदमी को गर्मी लगेगी या ठंड? गर्मी लगेगी जबरदस्त, सबको पता गर्मी लगेगी। ये आदमी गर्म महसूस करता है ना, हॉट फील करता है। रीजन क्या है? तो उसने पूछा कि रीजन बिहाइंड इट। ए पर्सन, ये मैन हीट एब्जॉर्ब करता है, बी हीट रेडिएट करता है, सी मैन हीट एब्जॉर्ब भी करता है, एज वेल एज रेडिएट, बट एब्जॉर्ब ज्यादा। डी ऑप्शन है, एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है, पर रेडिएट ज्यादा। बताओ चारों में कौन सा सही है? तो बच्चा क्या हीट कर देता है, हीट एब्जॉर्ब करता नहीं। सी ऑप्शन राइट है, एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। देखो अभी क्या हो रहा है मैं बताता हूं। इसकी बॉडी का टेंपरेचर मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो यहां से हीट निकल रही है 37 के हिसाब से, और हीट रेडिएट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है आंख का, मान लो 100 डिग्री के हिसाब से। तो आंख के टेंपरेचर से हीट गिर रही है और खुद के टेंपरेचर से रेडिएट हो रही है, मतलब आ ज्यादा रही है, जा कम रही है, इसलिए नेट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और गर्म महसूस कर रहा है। और जब नेट हीट अंदर जाएगी तो टेंपरेचर बढ़ेगा बॉडी का और गर्म महसूस किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गई क्या ये आदमी गर्म क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, रेडिएट कम कर रहा है, इस वजह से गर्मी का अनुभव कर रहा है, इस वजह से गर्मी का अनुभव कर रहा है, इस वजह से गर्मी का अनुभव कर रहा है। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, गर्मी का अनुभव क्यों कर रहा है और प्रीवेस्टो ने क्या कहा, समझ गए? अब हालांकि वो जब भी आपसे रेडिएशन के रेशियो पूछता है तब वो क्या करता है, सिर्फ स्टीफन लॉ ही लगवाता है, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो तो ध्यान रखना। अब आया अपना न्यूटन, क्या आया? न्यूटन। अच्छा वो एमिसिविटी और लगानी थी पर वो बाद में लगाए, किरचॉफ लॉ बाद में आता है, न्यूटन आया। अभी एक बात है, किरचॉफ लॉ की बात करूंगा, न्यूटन आया, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन आया, और न्यूटन देखो आपको पता है न्यूटन आया बिना रहता नहीं है ना बेटा। तो न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला कि भाई प्रीवेस्टो तेने जो फॉर्मूला बना के दे दिया हमें वो तो हमारी जिंदगी खराब कर देगा। तो प्रीवेस्टो ने बोला क्यों जिंदगी खराब कर देगा? बोले पावर है 4 कौन सॉल्व करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट और करना है। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो तुम। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले चलो बड़े बड़े टेम्परेचर में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सराउंडिंग का 27 और ऑब्जेक्ट का 127, तो 400 की पावर 4 और माइनस 300 की पावर 4, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन में मामला आ गया 402, 403, 395, तब बड़ी जबरदस्त दिक्कत है। बोले हाँ भाई ये तो है। तो बोले कि अगर मान लो, तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम हो, डेल्टा टी माइनस टी नॉट इज वेरी लेस। अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस इज वेरी लेस, बहुत कम डिफरेंस है ना, बहुत कम डिफरेंस है, तो फिर न्यूटन ने बोला कि देखो सुनना ध्यान से हो, न्यूटन ने बोला, अब न्यूटन ने जो बोला उसके डेरिवेशन में जैसे बताता हूं, अब याद है बाइरो में लगा के अपन सोल्व नहीं करेंगे, दो चीजें आई है ना, न्यूटन लॉ को लेकर पहुंचेंगे अपन, दो चीजें आई, dH by dt, तो सिग्मा ए t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 में न्यूटन ने यहाँ पे लिखा t नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, तो यहां से कितना आ जाएगा? सिग्मा ए
टी नोट की पावर 4, फिर वो पावर आगे लूंगा, है ना, तो 4 करके तो ये आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ 4 सिग्मा ए टी नोट की पावर 3 डेल्टा टी, टी माइनस टी नोट, ये आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया रेट ऑफ हीट, ये आर लिखा, आर डैश, है ना, नेट, है ना, आर डैश नेट। अब सुनना, मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ नेट हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, rate of net heat radiation is this, r dash is equal to, r dash net is equal to 4 sigma a t naught की power 3 t minus t naught. This is the net rate of net heat loss. Rate of net heat loss is 4 sigma a t naught का क्यूब t minus t naught. ये है net heat loss का रेट। तो जो net heat loss होती है वो इस हिसाब से होती है, समझ गए क्या? जो net heat loss होती है वो इस हिसाब से होती है। जो नेट हीट लॉस होती है बेटा वो इस हिसाब से लॉस होती है ना। अब इसी में रेट ऑफ कूलिंग, तो मैं बोलूं नेट हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट की लॉस होगी तो उसका टेंपरेचर घटेगा, और घटेगा तो मैं यहाँ माइनस डी थीटा बाई डी टी लिख दूं। अरे बोलो पर सेकंड घटने की रेट, और यहाँ से 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 टी माइनस टी नॉट आया। अब यहाँ से इसको एम एस को उधर ले जाऊंगा तो डी थीटा बाई डी टी, ये हीट लॉस होने की सिग्मा ए टी नॉट का क्यूब अपॉन एम एस, ये टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना, ये, और ये हो जाएगा कांस्टेंट के वैसे न्यूटन लोग आप थीटा माइनस थीटा नॉट से ज्यादा जानते हो, टेंपरेचर को थीटा लिख दो, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा था, अरे यार वो टी टाइम में है ना इसलिए चलो थीटा लिख दिया। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, ये इसका भी कर दो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का जो कूलिंग का लॉ आया तो न्यूटन ने बोला टेंपरेचर घटने की रेट, टेंपरेचर कम होने की रेट इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। मतलब जितना ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होगा, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल रिलेशन। प्रोपोर्शनल रिलेशन में तो सीधा थीटा के प्रोपोर्शनल आता, तो टेंपरेचर आधा होने पर रेट ऑफ हीट लॉस आधी हो जाती है। दिस इज लीनियर रिलेशन। तो जितना टेंपरेचर डिफरेंस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेंपरेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होता है, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होता है उतना फास्ट टेंपरेचर लूज करता है। जैसे बताता हूं, अगर तेरी चाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और मेरे दोस्त की चाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो तेरी चाय का टेंपरेचर 70 जल्दी होगा उसकी चाय का टेंपरेचर 50 होने से। जैसे तेरी चाय का टेंपरेचर 10 बटा 10 मिनट में, तो मेरे दोस्त की चाय 20 मिनट 15 मिनट लेगी, मतलब ज्यादा टाइम है। तेरी 10 डिग्री घटने से मेरे दोस्त की 10 डिग्री लेट घटेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे हीट लूज कर रही होगी। तो मेरे दोस्त की चाय धीरे धीरे हीट लूज कर रही है, तेरी चाय फटाफट हीट लूज कर रही है। ध्यान रखना, तेरे रेडिएशन फास्ट निकल रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। जिसका ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर ज्यादा है वो जल्दी जल्दी हीट रेडिएट करेगा, और जिसका टेंपरेचर कम वो धीरे धीरे हीट रेडिएट करेगा, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ कूलिंग बेटा, दिस इज लॉ ऑफ कूलिंग। मेरा केस कांस्टेंट। अब इन दोनों में एक अंतर आया है मेरे लाल, सुनना ध्यान से, सिग्मा ए टी नॉट का क्यूब अपॉन एम एस। बेटा जी ये स्टार लगा दे, ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है लेकिन स्टार लगा दे बेटा, है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये तो रट ही लेना बेटा, मतलब फॉर्मूला नहीं रटना है। ये ध्यान में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखना। अरे बहुत जोरदार विषय बता रहा हूं मैं तेरे को, दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा हमारे को। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एमएस नहीं आया और रेट ऑफ कूलिंग में एमएस आया। ए मोहित सर ये रहा एमएस, ये आया, तो रेट ऑफ कूलिंग में एमएस आया और इसमें एमएस नहीं आया। इस डिफरेंस पे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, इस डिफरेंस पे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, और बच्चा अंदर तो खुश होता है जब तक टिक करता है, आंसर की चेक नहीं करता, लेकिन जब आंसर की चेक करता है तो फिर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो चुकी होती है। तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान ले दोनों का एस सेम है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी 2 रो है ना। 2 क्वेश्चन करूंगा बेटा, एक मैं करूंगा और एक तुम करोगे। एक मटेरियल की डेंसिटी रो है, दूसरे की 2 रो है, दोनों की रेडियस r है ना, और दोनों का टेंपरेचर 300 केल्विन है, ठीक है। अब वो 2 चीजें पूछ सकते हैं यहां से, एक हीट रेडिएशन का रेशियो और दूसरा रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो।
एक पूछ सकता नेट हीट लॉस का रेशो, एक पूछ सकता नेट हीट लॉस का रेशो, और एक पूछ सकता बेटा रेट ऑफ कूलिंग का रेशो। एक पूछ सकता नेट हीट लॉस का रेशो, नेट का रेशो, नेट हीट लॉस का रेशो, है ना फर्स्ट। सेकंड रेट ऑफ कूलिंग का रेशो, रेट ऑफ कूलिंग, डी थीटा बाई डी टी लिखे ना, डी थीटा बाई डी टी 1 डी थीटा बाई डी टी 2, है ना। एक रेट ऑफ कूलिंग का रेशो और ये दो बातें पूछ सकता है, क्लियर है। तो अब जब ये दो बातें पूछेगा अगला मेरे से, हालांकि उधर से एक पूछेगा और तेरा ध्यान नहीं जाएगा, मैंने दोनों इसलिए दी ताकि कंपेयर करना पाऊं, उन दोनों फॉर्मूला को हटा दिया मैंने, है ना। इसमें ये रहा है, ये dH by dt था ना, वो dr डैश है ना, तो वो आप जैसे पूछेगा तो ध्यान देना बेटा, इन दोनों में टेम्परेचर सेम है ना। तो जो रेट ऑफ हीट लॉस का रेशो, रेट ऑफ हीट लॉस, कूलिंग की रेट ऑफ हीट लॉस का जो रेशो, उसमें एमएस नहीं आता है, उसमें मास और स्पेसिफिक हीट से कोई लेना देना नहीं है। नेट हीट निकलती है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर और खुद के टेम्परेचर डिफरेंस से निकलती है। तो मैं बोलूं खुद का 300, सराउंडिंग का मान लो है 290, है ना, सर्दी है 290 डिग्री केल्विन, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं बोलूं 4 सिग्मा ए एरिया, देखो आर भी सेम दिया मैंने, एरिया सेम, टी नॉट टेम्परेचर सराउंडिंग का सेम है दोनों के लिए, अपॉन एमएस इसमें नहीं आएगा, टी माइनस टी नॉट। अब देखो टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट सेम, तो बोलो सारी चीजें सेम हो गई, तो 1:1, दोनों सेम हीट लॉस कर रहे हैं, दोनों का हीट लॉस करने का रेशो सेम है, क्योंकि ना सरफेस एरिया बदला, ना सराउंडिंग का टेम्परेचर बदला, ना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बदला। ऑब्जेक्ट के दोनों के टेम्परेचर सेम 300 केल्विन, सराउंडिंग सेम 290 केल्विन, और एरिया सेम। तो जब कोई चीज ही अलग नहीं है तो क्यों रेट ऑफ हीट लॉस का रेशो अलग होगा? दोनों के रेट ऑफ हीट लॉस का रेशो 1:1। अब आता है कूलिंग का रेशो, तो बच्चा सोचता है जब हीट ही सेम लॉस कर रहा तो कूलिंग भी सेम होगी, नहीं, दोनों ने 10-10 नोट जेब से निकाल के घर से, तो अपने को लग रहा है दोनों 10-10 नोट दिए, लेकिन दोनों नोट की वैल्यू अलग अलग थी, वो हालांकि यानी हमरा। अब मैं बोलूं दोनों ने हीट तो सेम दी, लेकिन ठंडा कौन जल्दी होगा? जिसका मास कम होगा, जिसका कम मास था वो जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि उसके पर यूनिट मास का टेम्परेचर जल्दी घटेगा। देखो बताता हूं, तो यहाँ पे कूलिंग के रेशो में सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 अपॉन एमएस, फिर सिग्मा 4 सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 एमएस, है ना, m1 m2। तो बोल दूं s सेम कट गया, ये सब कट गया, m1 m2। तो क्या मैं बोल दूं इसका मास रो इनटू वॉल्यूम, इसका मास 2 रो इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ आ जाएगा बेटा नीचे रो इनटू वॉल्यूम, और यहाँ आ जाएगा बेटा 2 रो इनटू वॉल्यूम। तो क्या मैं बोल दूं 2:1 आ जाएगा, का मतलब पहला वाला स्फीयर का टेम्परेचर डबल रेट से घटेगा, तो मैं बोल दूं डी थीटा बाई डी टी 2:1 आएगा। पहले स्फीयर के टेम्परेचर घटने की रेट दूसरे से डबल होगी, फर्स्ट स्फीयर के टेम्परेचर घटने की रेट सेकंड वाले से डबल होगी, डबल स्पीड से टेम्परेचर घटेगा। तो न्यूटन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ सब समझ में आ गया क्या? एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं। हमने पढ़ी कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में 4 डेफिनेशन 5 डेफिनेशन आपको याद है तो आप पार हो। एस स्पेसिफिक हीट, यूनिट मास का टेम्परेचर डिग्री, यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने के लिए हीट रिक्वायर्ड, याद है आइस का 1 कैलोरी पर ग्राम पर, और उसका आइस का हाफ, और वाटर का 1 क्या हो रहा है, आइस का हाफ वाटर का 1, LF 80 फॉर आइस एंड LV 540 फॉर वाटर। समझ गए? ये चारों डेटा याद होने चाहिए सर। सारी डेफिनेशन पता है। LF LV होता है स्टेट चेंज के लिए, 1 ग्राम का की स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सर सब पता है। एट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब पता है। वाटर इक्विवेलेंट पता है सर, हीट कैपेसिटी पता है। ये 5-6 बातें सर हमें पता है, क्वेश्चन कर लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन पता है, ग्राफ बनाना आते हैं सर, है ना, और हाई-फाई क्वेश्चन कुछ हो गया तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद अपने थर्मोमेट्री में रिलेशन देखे थे, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वो फलाना डिब्बा, किस पे टेम्परेचर पे दोनों सेम होते हैं तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड आया था, ठीक है। केल्विन में बदलने का तो हमारे वैसे ही 2 इतना काम आता है, 270 डिग्री जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट वाले में F-32 वाला रिलेशन बताया था अपन, 180 = डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, याद आ गया सर? कर देंगे। ये इतना सा अपने काम की बात थी। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन अपन इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना। कंडक्शन के बारे में मैंने बता दिया तुम्हारे को, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड, मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है रेडिएशन। सूरज से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो वाया रेडिएशन आ रही है। कंडक्शन, कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, दोनों में मीडियम की जरूरत है। तो फिर अंतर क्या है? कंडक्शन सॉलिड में होता है जिसमें मीडियम चलते नहीं है, सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। तो ध्यान रखना, कंडक्शन में मीडियम का एक्चुअल मोशन नहीं होता है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल अपनी जगह पर।
कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है, ठीक है। कन्वेक्शन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से करवा दिए, कंडक्शन पे न्यूमेरिकल से करंट इलेक्ट्रिसिटी से कर दिए, रेडिएशन में न्यूमेरिकल है तो हमने स्टीफन्स लॉ, प्रीवेस्टोस लॉ देख लिया और रेट ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग देख लिया। तो हमने सबसे पहले स्टीफन्स लॉ देखा, फिर प्रीवेस्टोस लॉ देखा, उसके बाद हमने रेट ऑफ कूलिंग देखा। सर हमारे सारी बात समझ में आ गई। अगले टर्म पे अपन देखेंगे किरचॉफ लॉ एंड सबसे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और सोलर कांस्टेंट पढ़ेंगे और फिर ये हीट ट्रांसफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, बाय, ध्यान रखिए अपना।